नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका YouTube चैनल आर्या जी के में। मैं हूँ जीत सिंह। देखिए, हम लोग का अभी क्लास कंटिन्यू चल रहा है। 2 दिन गैप हो गया था, कुछ मैं काम से चला गया था कहीं। चलिए, हम लोग आगे क्लास करेंगे। अभी क्लास हम लोग का कंटिन्यू चलता ही रहेगा, यानी पूरा पॉलिटी आपको खत्म कराएंगे। तो हम लोग का बहुत अभी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ये पॉलिटी का क्लास चल रहा है अभी। तो इसके पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं और आज का टॉपिक है हाई कोर्ट, यानी इसके पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कर चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालय के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। होगा क्या, वो वीडियो को देखने से आपको ये जो टॉपिक है समझने में इजी रहेगा। ऐसे तो समझाने के तो फुल गारंटी मेरा है, मेरे को समझाना है, आपको समझना है, तो मैं बिल्कुल 100% समझाने की गारंटी लेता हूं। लेकिन क्या होता है कि वीडियो देख लेने से और एक बेहतर आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग आज का टॉपिक करते हैं जिसका नाम है ये हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग आज लोग कवर करेंगे हम लोग। तो देखिए, हाई कोर्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, हाई कोर्ट यदि संवैधानिक हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट का वर्णन चर्चा कहाँ किया गया है। तो हाई कोर्ट के सबसे पहले हम लोग वर्णन पूछे, हाई कोर्ट का वर्णन कहाँ मिलता है हमारे संविधान में। तो बात करें हम तो इसका वर्णन भाग के हम लोग बात करें, भाग तो भाग 6 के तहत मिलता है। अध्याय की हम लोग बात करें, अध्याय भाग 6 और अध्याय पूछ लीजिएगा तो अध्याय 5, ठीक। और यदि यही अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद तो 214 से लेकर 214 से लेकर 237 के बीच में। यानी आपसे यह पूछते कि हाई कोर्ट का वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है, कहाँ मिलता है, तो भाग पूछे तो भाग 6 अध्याय 5 और मेन इंपॉर्टेंट है इसका अनुच्छेद। अनुच्छेद 214 से लेकर 237 के बीच में किया गया है। यानी भाग और ये अनुच्छेद, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बराबर कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो भाग और अनुच्छेद बिल्कुल आपको याद करना है। ये संवैधानिक बात हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलते बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग हाई कोर्ट का स्थापना की बात करते हैं। तो दोस्त, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले यानी सर्वप्रथम देश में हमारा भारत में हाई कोर्ट कब बनाया गया। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक आया था अधिनियम, जब हमारा देश उस टाइम गुलाम था। तो एक अधिनियम आया था 1861 के अधिनियम। तो 1861 के अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में जो था हाई कोर्ट बनाया गया। तो 61 अधिनियम कौन सा था? 1861। यानी पूछ दे कब बना, तो ये हो जाएगा 1861 की अधिनियम। अधिनियम के तहत, यानी अगर कुछ कोई पूछ ले कि हाई कोर्ट कब बना, तो सर्वप्रथम 1861 के अधिनियम के तहत सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1861 के अधिनियम के तहत बना कब भाई, तो बनकर तैयार हुआ 1862 में। 1862 में बना। यानी कि 1861 के अधिनियम के तहत इसको लाया गया हाई कोर्ट बनाने के लिए। देखिए, बना कब? 1862 में बना। यानी यहां समझने की बात है, दो यहां बात क्वेश्चन पूछते हैं किस अधिनियम के तहत, तो 1861 अधिनियम के तहत कहा गया, लेकिन बना कब? तो 1862 में। और क्या कहा गया था? तो 1861 के अधिनियम के तहत जब 1862 में बना तो 1861 के अधिनियम में कहा गया कि भारत में मात्र 3 हाई कोर्ट होगा। कितना? भारत में मात्र, भारत कितना? 3 हाई कोर्ट होगा। क्या कहा गया कि भारत में 3 हाई कोर्ट बनेगा। 1861 का अधिनियम आया था, क्या बोला कि भारत में 3 हाई कोर्ट बनेगा। बना तो 62 में तो बना है, 1962 में थी, सॉरी 1862 में बना, लेकिन कहा गया था कि भारत में 3 हाई कोर्ट बना। ये 1861 नियम कहता है 3 हाई कोर्ट कहां कहां बना भाई। तो तीनों हाई कोर्ट की बात करें तो पहला कलकत्ता, दूसरा बात करें तो बम्बई, और तीसरा हम लोग बात करें तो मद्रास। यानी
3 जगह ये हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। तो आपसे कोई पूछ दे कि 1861 के अधिनियम के तहत किन 3 जगह में हाई कोर्ट का स्थापना किया गया, तो क्या बोलिएगा? कलकत्ता, बम्बई, उस समय बम्बई था, आज हम लोग मुंबई कहते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, 3 जगह हाई कोर्ट बनाया गया। क्लियर है सभी लोग? यहाँ तक सभी लोग क्लियर होगा। अब आगे देखिए, दोस्त यदि हम आगे इसका बात करते हैं तो आगे ये आता है कि यहां तक तो बन गया सबसे पहले, लेकिन हमारा जब देश आजाद हुआ तो इसमें हाईकोर्ट की क्या भूमिका रहा, क्या हुआ यहाँ पे? तो देखिए, ये सत्य बात है कि हमारे संविधान में जितने भी नियम कानून लिए गए हैं, लगभग 60% से एवं माना जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 214 की। सबसे पहले 214 अनुच्छेद की हम लोग बात करते हैं। 214, ये 214 अनुच्छेद क्या कहता है? तो 214 अनुच्छेद है, लेकिन क्या ये भारत शासन अधिनियम 1965-35 के तहत लिया गया है। कौन? 1965 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये लिया गया है, बट हमारे संविधान में जोड़ा गया बाद में। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद क्या आता है? अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 214 अनुच्छेद क्या कहता है? तो 214 अनुच्छेद ये बताता है सबसे पहले कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यानी आपको 214 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद का हम बात करें 214, तो 214 कहता है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यानी अनुच्छेद 214 बताता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट बिल्कुल होगा ही होगा। यानी 214 अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, और उस हाई कोर्ट में क्या होगा? तो जो एक हाई कोर्ट जो बनेगा, हाई कोर्ट ही बन गया, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा। एक रहेगा मुख्य न्यायाधीश, प्लस अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। यानी कि हर राज्य में हाईकोर्ट होगा, जिसमें एक न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। अब बोलिए कितना अन्य न्यायाधीश? तो ये निर्धारण नहीं किया गया है, ये निर्धारण होगा उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। अब मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, तो यूपी में सबसे ज्यादा हो गए एक मुख्य न्यायाधीश, ये तो कन्फर्म है। अन्य न्यायाधीश जो निर्धारित नहीं है, जो कि जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि यूपी हो गया सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा, तो और एक यूपी होगा सबसे बड़ा, और दूसरी हम कोई अदर स्टेट की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले, तो यूपी से तेलंगाना कितना बहुत छोटा है। तब बोलिए कि अन्य न्यायाधीश सेम रहे, तो ऐसा नहीं है। ये जनसंख्या के आधार पर डिपेंड है, बांटा गया है कि कितना होगा अन्य न्यायाधीश। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए, इसी में बताया गया है, एक और बात बताया गया है, ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। समझिएगा क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा। दोस्तों इसका मतलब आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यानी कि चाह दे, माने हमारा ये रूल है संविधान का, ये बोलता है कि 2 छोटा छोटा राज्य है तो उसको मिला करके एक हाई कोर्ट का अंतर्गत होगा। यानी 2 राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, या 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं है,
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। आपको यदि हम एग्जाम्पल में बात करें तो देखिए, मान के चलिए पंजाब और इधर हो गया हरियाणा, ठीक। पंजाब और हरियाणा ये लोग कहां जाता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। दूसरी हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र आ जाता है एमएच। कहां? महाराष्ट्र। एमएच की हम लोग बात करें, महाराष्ट्र प्लस गोवा, क्या और भी आते हैं, यानी एक या 2 या 2 से अधिक, यानी एक का तो कन्फर्म है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी 1 या 2, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। कन्फर्म है सभी लोग को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 214 बताता है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। और क्या कहता है साथ में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे देखिए हरियाणा, पंजाब के देख लीजिए, चंडीगढ़ में है। दूसरी क्या कहता है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को? देखिए आगे इसका हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यदि हम लोग बात करें कि हमारे भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, यानी भारत में कुल हाई कोर्ट, भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या तो ये हो जाएगा 25। न्यू बोले, न्यू हाई कोर्ट, ये अमरावती में बना है। अमरावती समझा रहे हैं? देखिए यदि आपसे ये पूछे कि भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो भारत में टोटल हाई कोर्ट कितना बताइएगा? 25। जो 25वां बना है वो अमरावती में बना गया। कहां? अमरावती। 25वां कहां? अमरावती में बना है। आपसे डेट पूछ दे तो ये जनवरी 2019 में। ये कहां? आंध्र प्रदेश का राजधानी होगा। जब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना हटा, उसके बाद यह निर्णय लिया गया। ये कहां बना हाई कोर्ट? तो नया हाई कोर्ट अमरावती बना है। कब? जनवरी 2019 में बना है। क्लियर है? यानी कोई पूछ दे कि भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25, तो 25वां में सबसे लास्ट वाला नया जो हाई कोर्ट 25वां कौन बना है? तो अमरावती। कब बना है? तो जनवरी 2019 में। क्लियर है सभी लोग को? अब देखिए आगे दोस्तों, इसके बाद एक अनुच्छेद आता है 214 और 215। अब देखिए ये 215 अनुच्छेद क्या कहता है? तो 215 अनुच्छेद का मतलब है, 215 अनुच्छेद ये बताता है कि जो भी हाई कोर्ट फैसला दे दिया, यानी जो हाई कोर्ट जो निर्णय दे दिया, जो भी केस को, कोई मैटर को लेकर के, तो एक अभिलेख बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। यानी कि जो भी कोई भी मैटर हो, आप हाई कोर्ट चले गए, जो हाई कोर्ट फैसला दे दिया वो रिकॉर्ड बन गया, यानी उस फैसला का को मानना ही मानना है। आप दिखाएगा कि नहीं हम हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हमको ये मंजूर नहीं है, ऐसे की जाएगा तो नहीं चलेगा। हाई कोर्ट का फैसला एक अभिलेख बन जाएगा। हाँ, अब बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि निचली न्यायालय के लिए, अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो निचले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो फैसला दे दिया उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक, और ये क्या रिकॉर्ड बन जाता है, अभिलेख बन जाता है। अब नहीं मानिएगा तो क्या लास्ट वही आपको डाल देगा जेल में। ठीक है, तो 215 अनुच्छेद क्या कहता है कि हाई कोर्ट जो फैसला दे दिया वो क्या उसका मान्य होगा, यानी वो अभिलेख बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा, जो फैसला देगा वो हाई कोर्ट का वो मान्य होगा। तो 215 अनुच्छेद क्या कहता है कि अभिलेख, यानी अभिलेख रिकॉर्ड, यानी जो फैसला हाई कोर्ट देगा, जो हाई कोर्ट फैसला देगा वो मान्य है, मान्य होगा। क्लियर है? यानी 215 अनुच्छेद ये कहता है अभिलेख यानी रिकॉर्ड बन जाएगा, जो फैसला देगा, यानी जो फैसला हाई कोर्ट देगा वो मान्य होगा, आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक सभी लोग को 215 अनुच्छेद? अब देखिए
इसके बाद दोस्त हम बात करें आगे इसका, तो इसके बाद एक अनुच्छेद आता है कितना, 216। 216 अनुच्छेद, 216। देखिए तो 216 अनुच्छेद क्या कहता है, 216 अनुच्छेद ये बताता है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या से संबंधित है, यानी किस हाई कोर्ट में कितना जज होंगे उसके संख्या से संबंधित है। यानी हाई कोर्ट में जजों की संख्या बताता है, और जजों की संख्या निर्धारित कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, क्या अपनी मर्जी से नहीं, वो संसद से सलाह लेकर के ही करते हैं। तो यानी 216 क्या बताता है, तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या ये बताता है, हाई कोर्ट में जज की संख्या, ठीक, किसके ऊपर है, राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति अपने मर्जी से तो नहीं, सलाह लेना पड़ेगा संसद से, संसद की सलाह। यानी किस हाई कोर्ट में जनसंख्या बढ़ाना है, कहां घटाना है, वो क्या राष्ट्रपति करेंगे, संसद के सलाह से करेंगे। तो यानी कि 216 जो अनुच्छेद है वो हाई कोर्ट में जजों की संख्या से संबंधित है, ठीक। और इसमें भी क्या बताया गया है कि जो भी हाई कोर्ट होगा इसमें एक होगा मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, ये तो रहेगा ही रहेगा। अन्य न्यायाधीश वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड किया गया है, जो कि मैं आपको आगे बता चुका हूं। 216 खत्म हो गया। देखिए इसके बाद एक आता है अनुच्छेद कितना, 216 के बाद 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 217। 217 क्या कहता है भाई, तो 217 जो अनुच्छेद है वो नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करेंगे। तो सबसे बात करें हम कि 217 अनुच्छेद नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्ति किसकी नियुक्ति, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से। तो 217 क्या, नियुक्ति, नियुक्ति से संबंधित है, ठीक। यदि पहली हम लोग बात करें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे। तो देखिए दोस्त, इस मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, नियुक्ति तो करेंगे कौन, राष्ट्रपति साहब करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति तो करेंगे ही करेंगे, अपना मर्जी से कर देंगे जी, नहीं, ये नहीं होगा। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगा राष्ट्रपति जो करेंगे, लेकिन सलाह लेना पड़ेगा। क्या सलाह है, सलाह किसे लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बोलेंगे, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और राज्यपाल से लेंगे, राज्यपाल। इसका मतलब कि जिस राज्य में जिस हाई कोर्ट के, मान लीजिए अब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, तो क्या पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो सलाह तो सुप्रीम कोर्ट के जज से लेंगे ही, मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेंगे, प्लस राज्यपाल। यानी पटना हाई कोर्ट का आपको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो क्या आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से नहीं लेंगे सलाह, बंगाल के राज्यपाल से नहीं लेंगे, नहीं। यानी जिस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करना है उसी राज्य के राज्यपाल से प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लिया जाता है। तो क्लियर है, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब, किसके सलाह पे, तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा राज्यपाल, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति साहब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे, ये तो मुख्य न्यायाधीश। अब आगे दूसरा नंबर पर आ गया अन्य न्यायाधीश। अब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा भाई, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो इसका जो नियुक्ति होगा ये भी करेंगे राष्ट्रपति साहब। इसका भी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे, अपना मर्जी से, कतई नहीं। यहां भी सलाह लेना पड़ेगा, कहां सलाह है,
सलाह लेंगे भाई, किससे सलाह लेंगे? तो देखिए, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने के लिए मात्र 2 आदमी से सलाह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा राज्यपाल। लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो 3 आदमी से सलाह लेना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश के लिए 2 आदमी, अन्य न्यायाधीश के लिए 3 आदमी। कौन कौन भाई? तो ये तो हो गया सीजीआई हो गए जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक सीजेएच यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरा राज्यपाल। यानी समझिएगा, अन्य न्यायाधीश के सरल भाषा में बता रहा हूं, एकदम टूटी फूटी की जो आपको समझ में आ जाए। किसी भी हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे 3 आदमी से सलाह लेकर। कौन कौन? तो जिस हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश नियुक्ति होगा उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी जिस हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहला, दूसरा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा हो जाएगा राज्यपाल, जिस राज्य के जो में नियुक्ति करना है, जिस राज्य के हाई कोर्ट के उस राज्य के राज्यपाल से। 3 हो गया, यानी पहला जिस राज्य के यानी जिस हाई कोर्ट के में नियुक्ति करना है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा आपको कि उस राज्य के राज्यपाल। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको शॉर्टकट में बोले तो इसको बोल सकते हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस CJA चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस राज्यपाल। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह से अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है दोस्तों? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कैसे समझ में नहीं आएगा, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन नहीं पूछिए, नहीं कुछ छूटेगा। यानी एग्जाम में आने वाला इस टॉपिक से हर क्वेश्चन को कवर करेंगे। बस अब वीडियो में बने रहिए ना। और कैसे नहीं समझ में आएगा, कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं आपको। आप केवल टाइम देकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन और लगन से पढ़िए, और कोई बड़ी बात नहीं है। समझाना बता रहा तो मेरी काम है, मेरा काम है समझाना। कितना सिंपल से बात है यार, स्टूडेंट लाइफ। आपको खाली बैठ कर पढ़ना है, समझाना तो मेरे काम है। देखिए मैं भूख रहा हूँ कभी से कितना टाइम से, 2 बार 4 बार बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में सही से आ जाए। ठीक है, आगे चले। इसके बाद हम लोग बात करते हैं योग्यता का। योग्यता दोस्तों, योग्यता का हम लोग बात करें कि यानी कि उसका योग्यता क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। तो देखिए, पहला बात तो सब लोग जानता है, ये सभी लोग जानता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये सभी लोग जानता है। दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बोलता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष तक, देखिए ऐसे समझिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष क्या हो, न्यायाधीश हो। यानी पहला ये होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष तक न्यायाधीश हो। दूसरी एक बात कर ले, याद नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष क्या अधिवक्ता हो। अधिवक्ता यानी वकील हो, यानी किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो यानी वकील हो। चौथी हो गया राज्यपाल के नजर में, राज्यपाल की नजर में कानून का ज्ञाता हो, कानून का जानकार हो या ज्ञाता हो, जानकार हो। अब एक बात बताइए, ये चौथा कंडीशन क्यों लगाया है कि राज्यपाल की नजर में जानकार हो? दोस्तों, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो 10 न्यायाधीश बोले ना, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
और यदि हाई कोर्ट की भाई बात करें मैंने, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायाधीश तो चलिए अलग बात है, यदि हाई कोर्ट के हम अधिवक्ता की बात करें, वकील की बात करें, तो हमारे भारत देश में इतने सारे वकील पढ़े हैं हाई कोर्ट में कि मत कहिए, बहुत सारे वकील हैं। तो सभी लोग बोलेगा कि हमको 10 साल तक अधिवक्ता है, हम बनेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो वकील है हमको या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे, हमको न्यायाधीश बनाइए। भाई संविधान कहता है कि 10 वर्ष वकालत हो गए तो न्यायाधीश बन सकता है, तो कितना संख्या है, तो कितना आदमी को झेलेगा, प्रस्ताव कितना आएगा, इसीलिए ये कंडीशन आया है। अब बोलिएगा कि हम 10 साल तक वकालत किए हैं, हमको न्यायाधीश बनाइए, तो बोलेंगे राष्ट्रपति साहब 10 वर्ष चलो भाई वकालत किया है, राज्यपाल आपको जानते हैं जी नहीं, तब जाओ यहाँ से सही से पॉलिटी पढ़ो, समझे। तो ये कंडीशन दे दिया है, तो अच्छा किया है ताकि जनसंख्या जो इसका जो कम हो गया प्रस्ताव, यानी कि और ये राज्यपाल जानकारी कैसे करेंगे, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसलिए सब सारी कंडीशन दिया गया है। चलिए यहाँ तक सभी लोग क्लियर होगा, योग्यता हो गया। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा अनुच्छेद है लेकिन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 218 अनुच्छेद आएगा, 218 अनुच्छेद क्या कहता है कि चलिए कोई भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, वो मुख्य न्यायाधीश गलत काम करते हैं, तो क्या किया जाएगा, तो उनको क्या होगा कि महाभियोग द्वारा लगा करके हटाया जाएगा। अब महाभियोग लगाएगा तो कहाँ लगाएंगे भाई, अब हाई कोर्ट का है और हाई कोर्ट ही ऐसा करता है, तो क्या कीजिएगा, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाएंगे, और महाभियोग कहाँ लगेगा, संसद में। तो 218 क्या किससे संबंधित है, महाभियोग से, महाभियोग। अब महाभियोग लगेगा कहाँ, संसद में, संसद। अब संसद की हम बात करें तो संसद में क्या, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लगा सकते हैं, यानी किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे, संसद भवन में लगाएंगे। 218 क्लियर हो गए। अब 219 की हम बात करें, 219, तो 219 क्या है, शपथ से संबंधित है, शपथ, यानी कि हम लोग इसका हाईकोर्ट की बात चल रहा है, यानी कि यदि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की शपथ दिलाना हो, तो शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति साहब का। इतना आप बताइए 25 गो हाई कोर्ट है, और राष्ट्रपति साहब को इतना चयन है कि 25 हो हाई कोर्ट में कितना कितना हजारों की संख्या में हो जाएगा, 500 से ज्यादा की संख्या में न्यायाधीश ज्यादा ही हो जाएगा, और इतना को फुर्सत है कि अकेला आदमी हर हाई कोर्ट में घूमते ना है, कौन न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश नियुक्ति किसको हुआ शपथ दिलाना है, नहीं, तो वो क्या करते हैं, वहां से नियुक्ति कर देंगे और नियुक्ति करके भेज देंगे। अब किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया, राष्ट्रपति साहब कर दिए, नियुक्ति करके भेज दिए। अब पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करेंगे, अब भेज दिए, चले जा पटना और जाकर के वहां और शपथ ले लेना। किससे शपथ भाई, तो राज्यपाल से, यानी शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल, राज्यपाल शपथ की हम लोग बात करें तो शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएंगे। तो आपसे कोई पूछ दे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं, क्लियर है यहाँ से। अब राज्यपाल तो शपथ दिला देंगे। अब यहाँ दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, त्याग पत्र, त्याग पत्र, इसका मतलब कि शपथ तो हो गया, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति, शपथ की नाम दिलाएगा राज्यपाल, लेकिन वही कोई न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं या अन्य न्यायाधीश के। अब इतना बड़ा भाई एक हाई कोर्ट का आपको जज बनाया गया है, और आप बोलिए कि हमको अब काम करने का मन नहीं है, अब हम काम नहीं करेंगे, हम थक गए, चाहे कुछ भी होगा, अब हम यहाँ त्याग पत्र देंगे। तो त्याग पत्र किसको दीजिएगा भाई, तो बोलेंगे राज्यपाल साहब शपथ दिलाए हैं, उनको हम लिख के दे देते हैं, त्याग पत्र हो जाएगा जी, होगा कभी नहीं होगा कि आप राज्यपाल को शपथ दे दीजिएगा तो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं। आप इतना बड़ा हाई कोर्ट है बताइए, और आप इतना लोग के पूरा स्टेट के मुद्दा को देख रहे हैं, और हाई कोर्ट है कि सबसे बड़ा, यानी हाई कोर्ट ऐसा चीज है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा चीज है कि बढ़िया बढ़िया लोग का पानी निकल जाता है दोस्त। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो,
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज है कि बढ़िया बढ़िया लोग का हालत खराब कर देती है। और वैसा आप एक बढ़िया पद ले करके आप बोलिएगा हम काम नहीं करेंगे, तो ठीक है भाई, अपना मर्जी से नहीं मत, ये कोई बात नहीं, लेकिन आप इमीडिएट नहीं छोड़ सकते हैं। राज्यपाल को त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं, इसलिए एक प्रक्रिया होगा। यानी त्यागपत्र दीजिएगा, लेकिन त्याग पर राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को। यहाँ पर सुनवाई होगी और राष्ट्रपति को आप त्यागपत्र दीजिएगा, तब जाकर आपको उस पद से हटाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को? यानी कि महाभियोग कहाँ लगेगा? संसद में। संसद में किसी भी सदन में जाएगा, शपथ कौन दिलाएंगे? न्यायाधीश को, राज्यपाल, और त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति साहब को। देखिए यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। कोई डाउट होने से ऑफलाइन भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, आपके साथ हम एक्टिव है, ऐसा बात नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करें 220 अनुच्छेद आता है। 220 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की इसकी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। देखिए अनुच्छेद तो जानते हैं, मतलब हम भी नहीं, जब पढ़ाई करते समय क्या ऐसा भी होता है। देखिए बात 220 अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी मतलब हाई कोर्ट के जज हैं, किसी भी हाई कोर्ट के जज हैं और उनके मतलब हाई कोर्ट के जज हैं, उनका सदस्यता समाप्त हो गई, यानी रिटायर हो गए। तो रिटायर होने के बाद जब हाई कोर्ट का जज रिटायर होगा तब क्या करेगा? तो चाहेंगे तो वह वकालत कर सकते हैं। वकील तो भाई मरते समय तक भी करो ना, अब चारपाई पर लेटे रहो, कुछ नहीं है, वहां से भी आपका नियम कौन लिख के दे सकते हैं। नहीं, वकालत कोई ठीक नहीं है, अपना वकालत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कोई भी रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, तो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ एक उम्र तक खत्म हो गया, सिर्फ वकालत कर सकते हैं। कहाँ वकालत भाई? तो अब या तो अपना लेवल में कीजिए या तो ऊपर के लेवल में कीजिए। यानी हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या तो हाई कोर्ट में ही वकालत करे या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करे। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कह दे तो कभी नहीं मान्य होगा। कारण कि आप हाई कोर्ट के मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आइएगा वकील बन के। सोचिए एक हाई कोर्ट के आप मुख्य न्यायाधीश हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील आकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के पास जाके राम सलाम ऐसे कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। आप देखिए करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मान्य नहीं है, ये शोभा नहीं देती है। इसीलिए हमारे संविधान ने किया है कि आपका इज्जत मान सम्मान रखने के लिए कि नहीं आप उतना भी नीचे मत गिरिए, भले ही ये करना है तो अपना लेवल में कीजिए। यानी कि हाई कोर्ट का रिटायर जज या तो हाई कोर्ट में वकालत करे या सुप्रीम कोर्ट में करे, बट निचले में नहीं करेगा। यानी सेवानिवृत्ति क्या बोलते हैं इसको? सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कोई भी जज सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट में, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कोई भी न्यायाधीश अनेक सेवानिवृत्ति या रिटायर्ड होने के बाद हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश क्या करेगा भाई? तो पहला कंडीशन, या तो तू हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत। यानी कि सेवानिवृत्ति जज यानी सेवानिवृत्ति के बाद हाई कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश या तो हाई कोर्ट में वकालत करो या तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करो। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आ गया ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कतई नहीं मान होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक, जज तो अब उम्र हो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां तक सभी लोग क्लियर हो गया। यानी कि कोई भी रिटायर्ड जज क्या करेगा? तो हाई कोर्ट में वकालत करो या तो सुप्रीम कोर्ट में, नीचे नहीं जा सकते हैं। अब ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखिए इसके बाद एक योग्यता में मैं एक बात बता रहा था आपको, उसमें एक कार्यकाल आता है। कार्यकाल को हम लोग बात करें। कार्यकाल कितना होता है? या तो 5 वर्ष पहला या दूसरा 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक। यानी कि अपना हाई कोर्ट के न्यायाधीश है तो योग्यता
या तो 5 साल की रहिएगा या तो 62 वर्ष के आयु तक रहिएगा। अब क्वेश्चन है कि कोई भी न्यायाधीश 60 साल की उम्र में बना न्यायाधीश 60 साल की उम्र में रहा तो कितना दिन तक रहेगा? 60 वर्ष तक माना तो क्या 5 साल रहेगा? नहीं, 60 वर्ष की उम्र में बना 62 तक रिटायरमेंट होंगे, 2 साल अपना मैक्सिमम बन सकते हैं। यदि 50 साल तक बने तो 55 साल तक रहेंगे, यानी 5 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आ जाए वो आपको रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी 60 साल की उम्र बने तो 2 साल के बाद 62 पूछ जाएगा, पहले बने तो 5 साल तक रहिएगा। ये निर्धारण किया गया है। क्लियर है यहां तक? देखिए आगे हम लोग इससे बात करें, इसे वेतन की हम लोग बात करते हैं। यानी नेक्स्ट अनुच्छेद 221 क्या वेतन से संबंधित है। वेतन यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन के बारे में बताता है। अब बताइए, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, कोई भी न्यायाधीश, उसका वेतन के निर्धारण कौन करता है, कैसे होता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण संसद करता है। कौन? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण संसद करेगा। लेकिन वेतन दिया कहां से जाएगा भाई? तो निर्धारण तो संसद कर दिया, लेकिन दिया जाए कहां? तो राज्य के संचित निधि से। वेतन की बात करें, पहला निर्धारण कौन करेगा? संसद। और दिया कहां से जाएगा? तो राज्य के संचित निधि से। राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। यानी वेतन के निर्धारण संसद करेगा, लेकिन वेतन की जिस राज्य है उस राज्य के संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है दोस्त कि वेतन तो दिया जाएगा संचित निधि से, लेकिन वेतन होता कितना है? तो बात करें वेतन कितना होता है, तो मुख्य न्यायाधीश और और न्यायाधीश 2 होते हैं ना इसमें। संचित निधि से दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की, और इधर है अन्य। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,50,000 मिलता है, 2.5 लाख, 2,50,000। अन्य के 2,25,000। यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, 2.5 लाख, और अन्य न्यायाधीश के 2,25,00,000 यानी 2.25 लाख रुपया मिलता है। तो यहाँ वेतन क्लियर है सभी लोग को? कोई वेतन पूछेगा तो वेतन कौन निर्धारण करता है? तो संसद। दिया कहां से आएगा? तो उस राज्य के संचित निधि से। कितना भाई? तो मुख्य न्यायाधीश के 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख, 2,25,000। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो 223 अनुच्छेद क्या बताता है? तो हाई कोर्ट में मान ली कोई न्यायाधीश छुट्टी पर है, अचानक कोई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है छुट्टी पर है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उसकी जगह पर बन सकते हैं। ये बताता है कौन? 223। आपसे कोई पूछ दे 223 अनुच्छेद क्या बताता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इसका 223 क्या बताता है? कार्यवाहक न्यायाधीश किसका? हाई कोर्ट का। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है भाई? तो देखिए दोस्त, बात ऐसा है कि कोई भी आकस्मिक ऐसा सिचुएशन आने पर, कोई भी इमरजेंसी आने पे, और मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है, नहीं है, कोई शादी में चला गया, कोई फंक्शन में चले गए, या कहीं घूमने चले गए, XYZ कोई भी रीजन हो, वो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, तो उस हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होता है ना, उसी में से राज्यपाल क्या करते हैं, एक न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो यही अनुच्छेद 223 बताता है। अब मान लीजिए अनुच्छेद नहीं रहता, अब मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है, तो सब बोलेगा निर्णय कौन लेगा, और जो हमारा राज्य है जो संकट से झेल रहा है,
कुछ नियम कानून कुछ पते नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो इसीलिए क्या क्या है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाएगा, लेकिन कहाँ, हाई कोर्ट का। यदि किसी भी इमरजेंसी आने पर, समझिए अच्छा से, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आने पर यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, इस कंडीशन में किसी अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश क्या, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये 223 का होता है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है 226। देखिए जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसी को मैं लेके चलता हूं। ये 226 है ना भाई, अपने आप में ताकतवर अनुच्छेद है। और ये जो हाई कोर्ट है ना, ये अनुच्छेद 226 तगड़ा है। क्या है समझिए, 226 जो अनुच्छेद है ये रीट से संबंधित है। रीट 226 अनुच्छेद क्या है, रीट से संबंधित है। रीट जारी करेगा, यानी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करेगा। रीट क्या आता है तो भाई पीछे हम लोग बता चुके हैं, नहीं तो फिर बता देंगे, क्योंकि रीट पढ़ेंगे तो वो 1 घंटा का क्लास है। यानी किसी हाई कोर्ट 5 प्रकार से रीट जारी करता है। रीट जारी लेकिन कहां करेगा तो 2 प्रकार से। एक था कि मूल अधिकार पर, पहला, और दूसरा हो गया कि अन्य मामले पर भी, अन्य मामला हाई कोर्ट रीट यहां जारी करेगा, या तो जारी करेगा आपका मूल अधिकार पर या अन्य मामले पर। रीट आपको अच्छा बता देंगे, रीट 5 प्रकार का जारी करता है। प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ऐसे करके 5 है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। यानी 226 अनुच्छेद हाई कोर्ट के रीट से, किसका रीट, हाई कोर्ट का रीट से संबंधित है। हाई कोर्ट कितना प्रकार का रीट जारी करेगा, 2 प्रकार का, मूल अधिकार पर रहेगा, अन्य मामला पर। और ये जो है ना अनुच्छेद, ये सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा इसको बेहतर बनाया गया है हाई कोर्ट को। रीजन कि जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार में जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार और अन्य मामला पर भी जारी करेगा। एग्जाम्पल देके समझाते हैं कैसे। आपको कोई मूल अधिकार में आपको कोई हनन पहुंचा रहा है, आपको मूल अधिकार में कोई बाधा डाल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको रीट जारी करता है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट को दिया गया है कि आपको मूल अधिकार में कोई क्षति पहुंचा रहा है तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो मूल अधिकार में रीट जारी करेगा। लेकिन अन्य मामला जो आपका मौलिक अधिकार में नहीं दिए गए हैं, अब मान लीजिए कोई कुछ जमीन हो रहा है कि विवाद का मैटर हो, या कुछ ऐसा मैटर हो जो मौलिक अधिकार में नहीं है, तो क्या उस कंडीशन में भी हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। यानी मूल अधिकार और अन्य मामला, दोनों मामला में रीट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट का है अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सभी लोग को। 226 के बाद आता है 228। 228 अनुच्छेद क्या कहता है, तो देखिए दोस्त, 228 अनुच्छेद एक हाई कोर्ट में एक पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है, तो 228 अनुच्छेद ये कहता है कि भाई देखिए, कोई भी स्टेट में हाई कोर्ट है, कोई भी मुद्दा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और देख रहा है, अब हाई कोर्ट में देख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको फंसा कर रखा है 2-4-10 साल से, और 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, सोलट नहीं रहा है। तो हाई कोर्ट क्या कहता है, वो निचली न्यायालय को बोलता है कि तो जो केस है ट्रांसफर करो मेरे पास। यानी कितना केस ट्रांसफर के बारे में बताता है, केस ट्रांसफर कहां, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट यानी 228 अनुच्छेद कहता है क्या कि यदि किसी भी मैटर को हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंसा कर रखा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो हाई कोर्ट कहता है सुनो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मेरे पास भेजो। यानी केस को मेरे पास ट्रांसफर करो, कहां, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में बोलता है कि ट्रांसफर करो इस मैटर को, ठीक है। तो ये पावर किसको दिया गया है, हाई कोर्ट को दिया गया है। क्लियर रहेगा था सभी लोग को। अब आगे देखिए, आगे दोस्त ये है कि 228 के बाद एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 231।
सब अनुच्छेद को भूल जाइएगा। 231वां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैं एग्जाम में बैठा था, सीजीएल के एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन यही आया था, सच बता रहा हूं, शायद यार 16 या 17 की बात है, यही आया था क्वेश्चन 231 अनुच्छेद वाला। अनुच्छेद नहीं पूछा था, जानते क्या क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी राज्य में नया हाई कोर्ट का निर्माण करना है, बनाना है, तो इसका अधिकार किसको दिया गया है। और राज्य में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि राज्य में हाई कोर्ट बनाना है तो कौन बनाएगा भाई, तो या तुम्हारी ऑप्शन क्या रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको समझा करके देखिए। 231 अनुच्छेद क्या कहता है, किसी भी राज्य में नया हाई कोर्ट बनाना है तो ये 231 अनुच्छेद की तरफ बनेगा। कौन? तो ये क्या कहता है कि किसी भी राज्य में नया हाई कोर्ट बनाने का शक्ति देता है, और हाई कोर्ट नया कौन बनाने का निर्णय लेगा, तो संसद इसका निर्णय लेगा। तो 231 क्या कहता है, किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की निर्माण करना, निर्माण में कौन करेगा, संसद। संसद के पास इस शक्ति दिया गया है। यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के निर्माण करना है, किसी भी राज्य में हाई कोर्ट के निर्माण करना है, तो निर्माण करने की शक्ति किसको है, तो इस संसद को है। नया है, किसी भी हाई कोर्ट, न्यू, नया यानी क्या, न्यू हाई कोर्ट किस नया हाई कोर्ट बनाना है, इसका निर्माण कौन करेगा, तो संसद करेगा। संसद, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछ दे भाई, तो अनुच्छेद 231 यानी क्या कहता है, अनुच्छेद 231 कहता है किसी भी राज्य में नया हाई कोर्ट बनाना है तो संसद बनाएगा, ठीक। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि नया हाई कोर्ट पूछा, क्वेश्चन था कि नया हाई कोर्ट बनाना है तो इसका निर्णय कौन लेगा। ऑप्शन में दे देगा, जानते हैं क्या क्या फंसाएगा, विधानसभा पहला ऑप्शन रहेगा, दूसरा पर विधान परिषद, तीसरा में होगा मुख्यमंत्री, और चौथा में होगा संसद। अब इस लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा ना कि किसी भी नया हाई कोर्ट का निर्माण करने के लिए किसको निर्णय कौन लेगा, तो आप सोचिएगा राज्य में ना हाई कोर्ट बनेगा, तो राज्य बनेगा तो विधानसभा लेगा, अब नहीं तो विधान परिषद मारिएगा या तो सीएम मारिएगा, इसी में घूमिएगा, लेकिन निर्णय कौन लेगा भाई, तो संसद लेगा। तो इसको कभी मत भूलिएगा। क्लियर है? दोस्तों आप लोग बने रहिए ना, पूरा क्लास देखिए, अच्छा से वीडियो देखिए, और जब भी मैं क्लास करता तक नोट फोन लेकर बैठिएगा, नोट करते रहिए सभी बात को। और कैसे रिजल्ट नहीं होगा, कैसे नहीं रिजल्ट होगा, पढ़िए मन लगा करके। आप लोग सही से पढ़ते नहीं है, 2 दिन पढ़िएगा, 4 दिन छोड़िएगा, पढ़िएगा छोड़िएगा, कंटिन्यू पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो आप लोग आलतू फालतू टाइम में वेस्ट ना करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब इंस्टाग्राम के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए बात यह है कि कुछ कारकों में हाई कोर्ट में कुछ अलग ही शक्ति दिया गया है, यानी कि आप कुछ मैटर ऐसा है जो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट में डायरेक्ट मामला लेके जा सकते हैं, हाई कोर्ट में डायरेक्ट मामला जाना, डायरेक्ट मामला, यानी कोई भी मामला हो आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। कौन सी मामला है? हाई कोर्ट में डायरेक्ट मामला। अब बताइए कौन सी मामला है कि जो हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डायरेक्ट। अगर हाई कोर्ट में डायरेक्ट मामला, कौन सा मामला है जो लेकर जाइएगा, बताइए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बात ऐसा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कोर्ट में डायरेक्ट मामला कौन सा जाएगा, यानी कि हर किसी को अलग अलग अपना पहचान बनाया गया है, अलग अलग उसका पद बनाया गया है, अलग अलग हर चीज का। यानी कोई भी मुद्दा पर हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय किस लिए है भाई,
आपका गांव का सरपंच, मुखिया, तहसील किस लिए बनाया गया? टुक टुक देखने के लिए। और सभी लोग ऐसा डायरेक्ट हाईकोर्ट में चल जाए तब तो हाईकोर्ट के जैसे का तैसी हो जाएगा, बैठने के लिए जगह ही नहीं रहेगा। तो निर्णय लिया गया कि आप सभी कोर्ट में हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं, नहीं तो होगा ना बहुत अजीब अजीब गांव में झगड़ा होता है। कोई बोलेगा कि मेरा मुर्गी चुरा लिया, 500 का मुर्गी था, तो आप एक 500 के मुर्गी के लिए हाईकोर्ट चले जाइएगा? ये कभी संभव नहीं, जाइएगा मार के भगा देगा वहां से। तो ऐसा अब मान लीजिए कि आप जाते हैं गांव में भी अजीब अजीब झगड़ा होता है। कभी सुनिएगा ना, बोलेगा ना तुम्हारा पानी हमारा द्वार के मेरा जो दरवाजा के सामने से निकल जा रहा है, हम नहीं बने देंगे पानी, उसका नल इधर से नहीं जाएगा, अब उसका नल ही तुम्हारे सामने से नहीं जाएगा, तो हाईकोर्ट में जाएगा, ये नहीं जाइएगा। क्योंकि छोटा मोटा के लिए आप नहीं जा सकते हैं। वो क्या, वो सब पंचायत लेवल की बातें संभालिए, पंचायत पर सोल्व हो रहा है अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, लेकिन आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ मामला ऐसा दिया गया है जो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहला एमएलए एमपी कोई मामला हो, एमएलए या एमपी, एमएलए एमपी नहीं, एमएलसी यानी एमएलए या एमएलसी यानी विधायक संबंधित कोई मामला हो, या चुनाव को लेकर के या कोई अदर मामला हो, एमएलए एमएलसी। एमएलए मतलब आपको टॉपिक पे समझा चुका हूं बहुत बढ़िया से, इतना बेहतरीन समझाया हूं एमएलए और एमएलसी कि आपका दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। आप नहीं देखे थे बट देख लीजिएगा, जो मैं टॉपिक पिछला बार जो कराया था आपको विधानमंडल देखिए कितना बेहतरीन बताया हूं, बट यहाँ भी समझाता हूं। एमएलए मतलब क्या, एमएलए मतलब विधायक को कहते हैं, और एमएलए की फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए कहां बैठता है, विधानसभा में बैठता है। एमएलसी कहां बैठता है, तो विधान परिषद में बैठता है। और एक एमपी आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कहां बैठता है, जी संसद में बैठता है। संसद के यानी लोकसभा या राज्यसभा, जिसका सदन हो उसमें बैठेगा। यानी एमपी किसको कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं और लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। और ये एमएलए कहां बैठता है, सिर्फ विधानसभा में, एमएलसी विधान परिषद में। ठीक, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहते हैं। ठीक, तो यानी एमएलए एमपी संबंधित जो भी विवाद हो, मुद्दा हो, उसको कहां आप हाईकोर्ट में लेके जा सकते हैं। क्लियर है। दूसरी, कोई कंपनी का मुद्दा हो, कोई कंपनी का मुद्दा हो, कोई बड़ा सा कंपनी है चल रहा है, कोई उसको बोल रहा है कि नहीं चलाना है, कुछ बंद करना है, या दो कंपनी के बीच में विवाद हो गया, बड़ा सा कुछ ऐसा मैटर है, तो बड़ा कंपनी का जो मुद्दा है आप वो हाईकोर्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक, तीसरा आ गया, एग्जाम्पल बता दें, ये बहुत फेमस है। तीसरा आ जाता है विवाह। ठीक, विवाह का मुद्दा कहां है, विवाह का मुद्दा आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में लेके जा सकते हैं। क्या, विवाह का मुद्दा आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में लेके जा सकते हैं। कारण क्या है कि देखिए इससे बहुत सारा निर्णय निकलता है, समझे, तो समझिएगा ध्यान से। विवाह का मुद्दा कहा जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। जानते हैं आजकल जो लव मैरिज से लड़का करता है, या भगा उगा के शादी लोग कर लेता है लड़की इधर करके, तो हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अब क्या करता है सब कि बहुत लोग सोचता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल के शादी कर ले, यानी विवाह का मुद्दा है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जा सकते हैं। तो जानते हैं क्या होता है, वो घर वाला का सब मालूम रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा ना तो सब उधर गेट पर खड़ा रहता है, सब पकड़ के पूछ देगा। तो कहाँ आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं विवाह का मुद्दा को लेकर के, समझे। तो क्या, विवाह का मुद्दा आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक, क्लियर है कि विवाह का मुद्दा डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, जो लव मैरिज वगैरह करते हैं तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात दोस्त ध्यान रखिएगा कि जो लड़की आपसे बोले ना कि भाग करके शादी कर लो, जिंदगी में उससे शादी मत कीजिएगा। कारण कि जब अपना बचपन का माँ बाप का प्यार जब भूल सकती है तो आपका 2-4 साल का प्यार किस खेत का मूल्य है। तो इसलिए हमेशा सजग रहिएगा। चलिए वो अलग बात है। तीसरी अलग चौथी बात है तलाक। तलाक का जो मुद्दा है, तलाक का भी मुद्दा कहाँ है, या डायरेक्ट हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे जो चीजें जो हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं डायरेक्ट। चलिए लगभग हम हाई कोर्ट को कवर कर चुके हैं। ठीक, तो हम लोग आगे चल के
नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक इसको हम लोग इतना छोड़ देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, लंबा वीडियो भी हो गया। यदि आप लोगों का चैनल अच्छा लगा ना, पसंद पड़ा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि छूट पाए, और सभी लोग पढ़ें अच्छे से पढ़ें। और ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।